अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है और ज़्यादातर मुद्दों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप एक महत्वपूर्ण कारण है। इस वीडियो में मैं आपको ईरान के उस इतिहास को बताने वाला हूं जिससे आज उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। वैसे मैं अचानक से ईरान की बात क्यों कर रहा हूं? उसका कारण है हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच यह उच्च स्तरीय बातचीत साल 2018 के बाद हो रही है। इस वीडियो में हम ईरान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हुए उसके अमेरिका के साथ रिश्तों का भी विश्लेषण करेंगे। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा कब से है और क्यों है? हाल ही में ओमान और रोम में परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई और दोनों देशों का मानना है कि यह बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन इतिहास को देखते हुए मुश्किल ही है कि कोई नतीजा निकलेगा। दरअसल इससे पहले साल 2018 में उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। जब से अमेरिका ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से हाथ खींचा है और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, उसी वक्त से ईरान ट्रंप पर अपनी प्रतिबद्धता तोड़ने का आरोप लगाता है। चलिए पहले समझते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत दो तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं। पहला होता है नागरिक और सिविल यूज। इसमें कोई देश परमाणु का उपयोग बिजली उत्पादन जैसे कार्य में करता है, वहीं दूसरा उपयोग परमाणु हथियार के निर्माण में किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर देश या ऐसे देश जो परमाणु ऊर्जा संपन्न हैं, उनकी कोशिश रहती है कि नया देश परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल नागरिक उद्देश्य के लिए ही करे, ना कि हथियार को विकसित करने के लिए। इसी संबंध में ईरान का कहना है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश वह नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA और अन्य कई देश ईरान के इस दावे से सहमत नहीं हैं। साल 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला था, उसी समय उसके मकसद पर संदेह पैदा हुआ था। इसी के बाद परमाणु अप्रसार संधि NPT समझौता टूट गया था, जिस पर ईरान समेत लगभग अन्य सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपके मन में प्रश्न होगा कि NPT क्या है? दरअसल NPT या परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने का प्रयास करती है। यह संधि गैर परमाणु हथियारों वाले देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकती है और परमाणु हथियार रखने वाले देशों को अन्य देशों को परमाणु हथियार देने से भी रोकती है। इसी NPT के उल्लंघन के बाद लगातार ईरान सुपर पावर की निगाहों में खटकता रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ ने साल 2010 में ईरान पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का उपयोग परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। वहीं साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक ताकतें जिनमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल हैं, ये सभी देश कई साल की बातचीत के बाद JCPOA पर सहमत हुए थे, लेकिन अमेरिका साल 2018 में इससे अलग हो गया था। दरअसल JCPOA, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है, ईरान परमाणु समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे बदले में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिलती है। ये बात हो गई ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। अब बात करते हैं कि अमेरिका का इस पूरे मामले में क्या रोल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि अमेरिका किसी देश के साथ सहमत नहीं होगा तो उस देश के साथ अन्य देश भी परमाणु समझौता नहीं करेंगे। चूंकि अमेरिका और ईरान के बीच काफी समय से टकराव चल रहा है, इसीलिए परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हो पाता है। इन दोनों देशों के बीच रिश्ते में यह दरार काफी पुरानी है। आखिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? आखिर अमेरिका को ईरान क्यों नहीं सुहाता है? इसके पीछे का इतिहास आपको जरूर जानना चाहिए। इसके लिए मैं आपको साल 1953 की ओर ले चलता हूँ। यह वो वर्ष है जब ईरान में तख्ता पलट हुआ था और यहीं से ईरान की अमेरिका से दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। दरअसल
अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का यह पहला बीज 1953 में ही पड़ा था, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया था। तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सौंप दी थी, और इसका मुख्य कारण था तेल या ऑयल। धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, और साथ ही वो ईरानी शाह पहलवी की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे, और ये दोनों ही अमेरिका के हित के अनुसार नहीं था, और इसीलिए अमेरिका ने सत्ता में बदलाव कर दिया। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को उसके पद से हटवाया था, और इस घटना के बाद इस तरह से तख्ता पलट करना अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा भी बन गया। कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि अगले पड़ाव की ये शुरुआत थी। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी का नतीजा थी 1979 की ईरानी क्रांति, जिसकी शुरुआत होती है 1979 की एक पार्टी से। 1979 में ईरान के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर परसेपोलिस में एक शानदार पार्टी हो रही थी। अमेरिका समर्थित ईरान के शाह पहलवी ने इसमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मोनाको के प्रिंस रेनियर और प्रिंसेस ग्रेस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो अग्नियू और सोवियत संघ के स्टेट्समैन निकोलाई पोगर्नी को बुलाया। लेकिन इसी बीच विदेशों में निर्वासन की जिंदगी बिता रहे ईरान के एक नए नेता ने 8 साल बाद इस पार्टी को शैतानों की पार्टी बताते हुए शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उस नेता का नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले खुमैनी तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। शाह पहलवी के नेतृत्व में जो ईरान में पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था और अमेरिका पर ईरान की निर्भरता बढ़ रही थी, उसके खिलाफ ही खुमैनी ने मोर्चा खोला था। सीधे शब्दों में कहें तो यह मुद्दा था पश्चिमीकरण से ईरान और इस्लाम को बचाना। खुमैनी के नेतृत्व में शाह के खिलाफ ईरान में असंतोष की बयार ने क्रांति का रूप ले लिया। देश में महीनों तक धरना प्रदर्शन, हड़ताल होने लगे। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को ईरानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2 सप्ताह बाद ही 1 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में आयतुल्लाह खुमैनी निर्वासन से लौटे। तेहरान में उनके स्वागत के लिए लगभग 50 लाख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके बाद एक जनमत संग्रह हुआ और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इस तरह से अमेरिका द्वारा समर्थित सरकार का अंत हुआ। यह स्पष्ट है कि अमेरिका के हस्तक्षेप से ईरान की नाराजगी अपने चरम पर थी। अब 1979 से ईरान के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ही क्रांति के परिणाम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। खुमैनी जो क्रांतिकारी थे, अब रूढ़िवादी बनने लगे थे। विचारणीय है कि एक ऐसा देश जिसने क्रांति कर सत्ता पलटी, वो रूढ़िवादी राष्ट्र कैसे बन गया। सत्ता में आने के बाद खुमैनी की उदारता में अचानक से परिवर्तन आया। उन्होंने खुद को वामपंथी आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने विरोधी आवाजों को दबाना शुरू कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की लोकतांत्रिक आवाज में एक तरह से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और इस तरह से खुमैनी का रूढ़िवादी बनना अमेरिका के साथ उसके संबंध को और नकारात्मक बना देता है। इस तरह से क्रांति के परिणामों के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। लेकिन इसके बाद ईरान की राजनीति में एक और मोड़ आया, जो था 1979-81 का दौर, जब ईरानी दूतावास का बंधक संकट सामने आता है। दरअसल 1979-81 के दौर में तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि इसमें खुमैनी का भी मौन समर्थन था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से इनकी मांग थी कि शाह को वापस भेजें। उस समय शाह न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराने गए थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। आखिरकार शाह पहलवी की मिस्र में मौत हो गई और खुमैनी ने अपनी ताकत को और धर्म केंद्रित किया। इस तरह से इस घटना ने अमेरिका और ईरान के बीच और दूरी बढ़ा दी। इसके बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में एक और नया मोड़ आता है। दरअसल
1980 और 88 के दौर में ईरान और इराक के बीच 8 साल लंबी लड़ाई चलती है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच 8 साल तक खूनी युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। सोवियत संघ ने भी सद्दाम हुसैन की ही मदद की थी। यह युद्ध एक समझौते के साथ खत्म हुआ। युद्ध में कम से कम 5 लाख ईरानी और इराकी मारे गए थे और यह वही समय था जब ईरान ने परमाणु बम की संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया था। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर जो काम शुरू किया वो 2002 तक छिपा रहा। इसके बाद एक और मोड़ आया। अमेरिका का इस इलाके में समीकरण बदला, इसीलिए एक नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। अमेरिका ने न केवल सद्दाम हुसैन को समर्थन करना बंद किया बल्कि इराक में हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रसिद्ध टर्म एक्सिस ऑफ इविल में शामिल हो गया था। आगे चलकर यूरोप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर बात करना शुरू किया और 2015 में ओबामा प्रशासन ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर बातचीत शुरू की और लंबी दुश्मनी के बाद ओबामा प्रशासन 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर पहुंचा। इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस समझौते को रद्द कर दिया गया और ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। यहां तक कि ट्रंप ने दुनिया के देशों को धमकी देते हुए कहा कि ईरान से व्यापार जो करेगा वो अमेरिका से कारोबारी संबंध नहीं रख पाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ईरान को लेकर अमेरिका और यूरोप में खुलकर मतभेद सामने आए। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप नहीं माने। ईरानी क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के कई नाजुक मोड़ सामने आए। परमाणु के नागरिक उपयोग के समझौते को लेकर दोनों देश एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका का इतिहास साक्षी है कि इन दोनों के बीच कोई सकारात्मक नतीजा निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उम्मीद फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का हित एक दूसरे को मिलाने की दम रखता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुश्मन परमानेंट नहीं होते हैं, केवल हित ही परमानेंट होता है। यदि दोनों के हित आपस में मिलेंगे तो समझौते भी जरूर होंगे।